दुनिया के हर इंसान को देखिए, मतलब चाहे वो कोई महान वैज्ञानिक हो जो अपनी लैब में कुछ नया खोज रहा हो, या कोई बहुत बड़ा अरबपति हो। हाँ, या फिर कोई ओलंपिक एथलीट ही क्यों ना हो जो गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहा है। बिल्कुल। सबके पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, एक सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना थके लगातार प्रोडक्टिव लेते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है? और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। वही तो, दिन शुरू होने से पहले ही ऐसा लगता है जैसे बैटरी खत्म हो गई हो, और पूरा दिन बस डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता है। कभी फोन बज रहा है, कभी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस चेक हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में, या कह लें हमारे इस गहरे विश्लेषण में, हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का आधार बुकपीडिया नामक एक यूट्यूब चैनल का बहुत ही शानदार वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, जो 8 ब्रेन रूल्स यानी दिमाग के 8 नियमों को गहराई से समझाता है। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन आज सुनने वालों को ये समझाना है कि प्रोडक्टिविटी केवल समय को मैनेज करने का या कोई टाइम टेबल बनाने का साधारण खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये न्यूरोसाइंस का उपयोग करके अपने दिमाग को रीवायर करने का विज्ञान है। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक सीधा शॉर्टकट है जो बिना ओवरलोड महसूस किए अपनी छिपी हुई मानसिक शक्तियों को अनलॉक करना चाहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जो बात मुझे इस पूरे विषय में सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है वो ये कि समस्या हमारे दिमाग के हार्डवेयर में नहीं है। अच्छा, हाँ, समस्या उस सॉफ्टवेयर या उस तरीके में है जिससे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि हमें फोकस नहीं है या हम आलसी हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस ने ये बहुत साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मतलब वो फैसले कैसे लेता है और कैसे डिस्ट्रैक्शन में उलझता है। बिल्कुल। अगर इंसान अपने दिमाग के प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाने के बजाय उन नियमों के साथ खेलना सीख जाए तो सब कुछ बहुत आसान हो सकता है। तो ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर चार्ज होने वाली बात नहीं है। एकदम नहीं, ये पूरी तरह से एक जैविक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इंसान को बस अपने दिमाग के उन प्राकृतिक बटन्स को खोजना है जिनसे स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सके और उस दिमागी कोहरे को मिटाया जा सके। मुझे लगता है कि सबसे पहला बटन जिसे हम अक्सर गलत दबाते हैं वो है नींद। हाँ, स्लीप। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो एक शानदार सुबह जरूर महसूस की होगी जब बिना किसी अलार्म के नींद खुलती है, कमरे में हल्की सी धूप आ रही होती है, दिमाग पूरी तरह शांत होता है और शरीर एकदम ऊर्जा से भरा होता है। लगता है जैसे आज तो दुनिया जीत लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो असल जिंदगी में ऐसे दिन कितने आते हैं? शायद महीने में 1 या 2 बार। मुश्किल से। क्योंकि आजकल लोग नींद को एक बायोलॉजिकल जरूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी समझने लगे हैं। दिन भर काम करने के बाद जब रात को थोड़ा समय मिलता है तो लोग सोचते हैं कि अब मैं अपना समय जीऊंगा। हाँ, और फिर बिस्तर पे लेटकर घंटों नेटफ्लिक्स देखते हैं या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं, जिसे आजकल की भाषा में रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। लोग नींद के दौरान भी, मतलब सोने के वक्त भी, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम इस बुकपीडिया के सोर्स मटेरियल को करीब से देखें तो विज्ञान बताता है कि नींद असल में दिमाग का रीसेट बटन है। रीसेट बटन? हाँ, लोगों को लगता है कि सोते समय दिमाग भी सो जाता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब इंसान सोता है तब दिमाग की नाइट शिफ्ट शुरू होती है। जैसे कोई सफाई कर्मचारी पीछे से काम कर रहा हो। एकदम सही एनालॉजी है। वो पीछे बैठकर सफाई करता है, दिन भर के बेकार विचारों, बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन और तनाव के जमे हुए टुकड़ों को झाड़ू लगाकर बाहर निकालता है। ताकि अगले दिन के लिए जगह बन सके। हाँ, ये कंफ्यूजन के बादलों को हटाता है और जरूरी यादों को सही फाइल्स में स्टोर करता है। अगर लोग रात के 2 बजे तक स्क्रीन की नीली रोशनी आंखों में डालते रहेंगे तो दिमाग को ये सफाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और बिना सफाई के अगले दिन का कचरा भी उसी में जमा होने लगेगा। बिल्कुल। एक अच्छी गहरी नींद के बाद छोटे छोटे फैसले लेना आसान हो जाता है। इंसान जल्दी चिड़चिड़ा नहीं होता। और जब ये सफाई नहीं होती तो अगले दिन जो स्थिति बनती है उसे अक्सर ब्रेन फॉग या दिमाग का धुंधलापन कहा जाता है। ब्रेन फॉग, हम सब ने इसे महसूस किया है। आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं, स्क्रीन को घूर रहे हैं, लेकिन शब्द जैसे हवा में तैर रहे हैं। एक ईमेल का रिप्लाई ड्राफ्ट करने में आधा घंटा लग जाता है क्योंकि हर विचार स्लो मोशन में चलता हुआ लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि सुस्ती को दूर करने के लिए लोग करते क्या हैं? वो दिन की चौथी या 5वीं कप कॉफी पीते हैं, या फिर सोचते हैं कि 5 मिनट सोशल मीडिया देख लूं तो शायद रिफ्रेश हो जाऊंगा। जो कभी 5 मिनट नहीं होता,
वो कब 50 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। व्हाट अ ट्रैप। जबकि हमारा स्रोत इस धुंध को छाटने का एक बहुत ही अलग और प्रिमिटिव तरीका बताता है, जो कि न्यूरोसाइंस का दूसरा नियम है, शरीर को चलाना, यानी एक्सरसाइज। इस नियम के पीछे का विज्ञान बहुत ही सॉलिड है। ये शरीर और दिमाग का एक बहुत ही कच्चा, एकदम एवोल्यूशनरी कनेक्शन है। मतलब इंसान बैठने के लिए नहीं बना था। बिल्कुल नहीं। इंसान का शरीर दिन भर एक कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन घूरने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। जब दिमाग सुन पड़ जाए तो कैफीन की नहीं, मूवमेंट की जरूरत होती है। तो सिर्फ जिम जाना ही उपाय है नहीं, महज 20 मिनट की तेज सैर, जिसे हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, वो भी दिमाग के कोहरे को पूरी तरह से छाट सकती है। अच्छा, सिर्फ 20 मिनट? हाँ, जब शरीर चलता है, हृदय की धड़कन तेज होती है, फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, तो दिमाग अचानक से जाग उठता है। पसीना बहाने से दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। मुझे यहाँ इस डोपामीन वाले हिस्से पर थोड़ा और बात करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब हम वॉक करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो जो डोपामीन रिलीज होता है वो वाला सस्ता डोपामीन नहीं है जो फ़ोन स्क्रॉल करने से मिलता है। सही कहा। ये एक सस्टेनेबल ऊर्जा देता है। और सबसे बड़ी बात जो इस स्रोत में बताई गई है कि ये केवल एक टेम्पररी बूस्ट नहीं है। अगर इसे रूटीन बना लिया जाए तो ये दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को, हमारे न्यूरॉन्स को बदल देता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जो न्यूरॉन्स मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो सच में मजबूत हो जाते हैं। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इंसानों को बस एक बैठने वाली मशीन बनाकर रख दिया है। सुबह डाइनिंग टेबल की कुर्सी, फिर कार या कैब की सीट, फिर 8 घंटे ऑफिस की डेस्क और रात को सीधा बिस्तर। बैठकर किसी प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंकिंग करने से बेहतर है कि टहलते हुए उस पर विचार किया जाए। महान लेखक और दार्शनिक भी तो हमेशा अपनी लंबी सैर के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। जब लोग चलते हैं तो शरीर के रिदम के साथ साथ विचारों को भी एक दिशा मिलती है। लेकिन टहलने के बाद जब लोग वापस अपनी डेस्क पर आते हैं तो एक और बहुत बड़ी दीवार से टकराते हैं। और यहीं से हम तीसरे नियम की ओर मुड़ते हैं, जो फोकस के बारे में है। नियम जो कहता है एक समय में एक काम करें। हाँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। अगर हम आज के कॉर्पोरेट कल्चर को देखें तो हर जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा होता है कि वी नीड एन एक्सीलेंट मल्टीटास्कर। वो तो है। दुनिया हमसे उम्मीद कर रही है कि हम एक साथ 10 चीजें संभालें, फोन पे क्लाइंट से बात करें, लैपटॉप पर रिपोर्ट बनाएं और बीच बीच में टीम के मैसेजेस का रिप्लाई भी करें। तो एक आम इंसान इस माहौल में सर्वाइव कैसे करे अगर उसका दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है? देखिए, मल्टीटास्किंग को तो आज एक बहुत बड़ा टैलेंट माना जाता है, लेकिन ये आज के समय का सबसे बड़ा धोखा है। धोखा? हाँ, मल्टीटास्किंग कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ एक झूठा कंफर्ट है। लोगों को लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा दिमाग एक साथ 2 कॉग्निटिव टास्क कर ही नहीं सकता। तो फिर जब हम 2 काम एक साथ करते हैं तो दिमाग में क्या हो रहा होता है? जब आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो असल में दिमाग हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे टास्क पर बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है। अच्छा, इसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। बिल्कुल। और इस हर एक स्विच, हर एक जंप के साथ थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। दिन के अंत में इंसान पूरी तरह से थक जाता है, उसे लगता है उसने बहुत काम किया, पर हकीकत में हर काम की क्वालिटी गिर चुकी होती है। एकदम सही। और यही वजह है कि शाम को जब लोग काम खत्म करते हैं तो उन्हें याद भी नहीं होता कि उन्होंने सुबह से किया क्या है। वो शैलो थिंकिंग यानी उथली सोच का शिकार हो जाते हैं। स्रोत बहुत गहराई से समझाता है कि असली फोकस एक लेजर बीम की तरह होना चाहिए। हाँ, लेजर बीम। जब आप एक ही काम पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो आप डीप वर्क के स्टेट में चले जाते हैं। इसी डीप वर्क से असली क्रिएटिविटी और इनोवेशन बाहर आता है। लेकिन जब हम हर 5 मिनट में कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो हम उस डीप वर्क की स्टेट तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट थॉट्स हमें उथली सोच का आदी बना रहे हैं। और लगातार इस भटकाव का, इस झूठी मल्टीटास्किंग का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होता है तनाव, जो हमें सीधे चौथे नीम की तरफ ले जाता है। स्ट्रेस। क्योंकि जब आप लगातार अटेंशन स्विच कर रहे होते हैं और कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं हो रहा होता तो बैकग्राउंड में एक अनजाना सा डर और स्ट्रेस पैदा होने लगता है। आज के समय में तनाव एक खामोश तूफान बन चुका है। लोग इसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, बहुत स्ट्रेस्ड हूं। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सांसें छोटी चल रही होती हैं, कंधे अकड़े होते हैं और दिमाग लगातार एक सर्वाइवल मोड में भाग रहा होता है।
और लोग इस स्ट्रेस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। एक कॉफी और पी ली या खुद को बोल दिया कि वीकेंड पर आराम कर लूंगा। लेकिन विज्ञान कहता है कि तनाव के प्रति इस नजरिए को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। तनाव कोई दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है। तो फिर ये क्या है? ये शरीर और दिमाग का एक बहुत ही स्पष्ट सिग्नल है, जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली चेक इंजन की रेड लाइट। ये लाइट बता रही है कि सिस्टम में कुछ संतुलन से बाहर हो गया है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। जब लोग उस चेक इंजन लाइट को अनदेखा करते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं तो इंजन का सीज होना तय है। बिल्कुल। लगातार स्ट्रेस दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो कि हमारे लॉजिक और फैसले लेने का केंद्र है, उसे धीमा कर देता है। और फिर इंसान डर के साए में फैसले लेने लगता है। हर छोटी गलती पर इंसान खुद को जज करता है, पैनिक करता है। मशीन की तरह परफेक्ट बनने का जो दबाव हमने खुद पर डाल लिया है, वही हमें अंदर से तोड़ रहा है। तो इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? स्रोत कहता है कि हमें ये मानना छोड़ना होगा कि हम मशीनें हैं। तो जब भी अंदर वो बेचैनी महसूस हो, दिल की धड़कन तेज लगे या लगे कि दिमाग ब्लैंक हो रहा है, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पॉज लेना। हर चीज को उसी वक्त रोक देना। स्क्रीन से नजरें हटाना, एक गहरी सांस लेना। इस वक्त असल में क्या चाहिए? शायद आपको बस एक गिलास पानी चाहिए या 5 मिनट खुली हवा में जाना है। तनाव को मैनेज करने का मतलब है अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं का सम्मान करना। और जब दिमाग शांत होता है, तभी वो नई चीजें सीख सकता है। बिल्कुल, जो हमें 5वें नियम की तरफ लाता है। और ये सीखने की प्रक्रिया के बारे में है। नियम कहता है, याद रखने के लिए दोहराएं। रिपीट टू रिमेंबर। ये एक बहुत ही आम शिकायत है जो अक्सर सुनने में आती है। लोग कहते हैं कि मैंने वो डीप डाइव सुना था या मैंने वो किताब पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छी बातें थीं, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, जब असली जिंदगी में उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का समय आता है तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और लोग अपनी मेमोरी को दोष देने लगते हैं। पर सच तो ये है कि दिमाग एक स्पंज नहीं है जो सब कुछ एक बार में सोख लेगा। दिमाग एक मांसपेशी है, एक मसल की तरह। जैसे अगर कोई जिम जाकर एक दिन 100 किलो वजन उठा ले, तो अगले दिन उसके 6 पैक एब्स नहीं बन जाएंगे। एग्जैक्टली, उसे रोज जाना होगा। इसी तरह केवल एक बार कोई शानदार कोट पढ़ लेने से वो जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाता। न्यूरोसाइंस कहता है कि दोहराव यानी रेपिटेशन दिमाग की असली भाषा है। अगर हम इसे न्यूरॉन्स के स्तर पर समझें, तो हर नया विचार दिमाग में एक कच्चे रास्ते की तरह होता है। जैसे किसी घने जंगल में आप पहली बार चल रहे हो। हाँ, अगर आप उस रास्ते पर एक ही बार जाएंगे, तो अगले दिन वो रास्ता फिर से झाड़ियों से छिप जाएगा। लेकिन अगर आप उसी रास्ते पर बार बार चलेंगे, रोज चलेंगे, तो वो एक पक्की सड़क बन जाएगा। गानों का उदाहरण ही ले लीजिए। ऐसे कितने ही पुराने गाने हैं जिनकी लाइनें लोगों को बिना याद किए ही जुबान पर रटी होती हैं। क्या किसी ने बैठकर उन्हें रटा था? नहीं, बस उन्हें बार बार सुना गया था। वो बैकग्राउंड में बजते रहे और धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गए। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। आजकल की फास्ट फूड इंफॉर्मेशन वाली दुनिया में हम रोज नई नई चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। रोज नई रील्स, नए आर्टिकल्स, नए थ्रेड्स। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसे दोहरा नहीं रहे हैं। इसीलिए नॉलेज एक्शन में नहीं बदल पाती। अगर कोई विचार सच में अच्छा है तो उसे लिख लें, उसे बार बार पढ़ें, उसे दोहराएं। और चीजों को दिमाग में हमेशा के लिए बिठाने का एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है, जो स्रोत का छठा नियम है। विजुअल्स टेक्स्ट से बेहतर हैं। मतलब तस्वीरें शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बचपन में हमें जो कहानियां पढ़ाई जाती थी, उनकी तस्वीरें आज भी दिमाग में एकदम ताजा हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी किताबें, हमारी प्रेजेंटेशंस सिर्फ बोरिंग टेक्स्ट से भर जाती हैं। हम एक लंबा चौड़ा पन्ना पढ़ते हैं और अगले ही पल सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी बात को एक अच्छी तस्वीर या ग्राफिक्स के जरिए समझाया जाए, तो वो सीधा दिमाग में छप जाती है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि हमारा दिमाग शब्दों को बहुत बाद में पढ़ना सीखा है, जबकि इवोल्यूशन के हिसाब से तस्वीरें और दृश्य देखना हमारी सबसे पुरानी क्षमता है। जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, उसे अक्षरों को जोड़ना पड़ता है, शब्दों का अर्थ निकालना पड़ता है, फिर उसे समझना पड़ता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन विजुअल्स को डिकोड नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नहीं। एक तस्वीर सीधे हमारे इमोशंस और हमारी मेमोरी को एक ही झटके में हिट करती है। उसमें रंग होते हैं, पैटर्न होते हैं जो दिमाग को बहुत पसंद आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ गोल्स हैं, तो उन्हें सिर्फ डायरी में लिखकर मत छोड़िए। उनका एक विजन बोर्ड बनाइए। हाँ, अपने सामने दीवार पर तस्वीरें लगाइए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
माइंड मैप्स का इस्तेमाल कीजिए, कलर कोडेड नोट्स बनाइए। जब वो तस्वीरें रोज आंखों के सामने पड़ती हैं तो वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं रहते, वो एक विजुअल रियलिटी बन जाते हैं। भावनाएं एक्शन को ड्राइव करती हैं। इमोशंस ड्राइव एक्शन, ये नियम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है, क्योंकि अक्सर हम लॉजिक के जाल में फंस जाते हैं। कैसे? जैसे मुझे पता है कि मुझे सुबह उठकर वर्कआउट करना चाहिए, मेरे पास इसका 100% लॉजिक है कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मैं फिट रहूंगा। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो वो सारा लॉजिक गायब हो जाता है। और आप स्नूज बटन दबा देते हैं। बिल्कुल, मोटिवेशन बिल्कुल जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ सही पता होने के बावजूद हम आलस्य कर जाते हैं? क्योंकि लॉजिक अकेले कभी भी इंसान को बिस्तर से नहीं उठा सकता। लॉजिक सिर्फ दिशा बताता है, लेकिन भावनाएं यानी इमोशंस वो ईंधन है, वो अदृश्य शक्ति है जो इंजन को चलाती हैं। इंसान मूल रूप से एक इमोशनल जीव है। स्रोत सामग्री में बहुत ही गहरे उदाहरण दिए गए हैं। एक माँ जो खुद बीमार होते हुए भी अपने बच्चे के लिए पूरी रात जाग सकती है, एक सैनिक जो अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान जोखिम में डाल देता है। या एक कलाकार जो बिना पैसों की परवाह किए महीनों तक एक मास्टरपीस बनाने में डूबा रहता है। क्या इनके पीछे कोई एक्सेल शीट का लॉजिक होता है? नहीं, इनके एक्शन के पीछे एक बहुत गहरी भावना काम कर रही होती है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। जब तक किसी काम के साथ कोई गहरी भावना नहीं जुड़ती, तब तक वो काम सिर्फ एक बोरिंग टू डू लिस्ट का आइटम बनकर रह जाता है। तो अगर किसी काम को पूरा करना है तो हमें उसके पीछे का क्यों यानी अपना वाय खोजना होगा। वो भावनात्मक कारण खोजना होगा। क्या आप वो काम अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए कर रहे हैं? क्या वो काम आपको गर्व महसूस कराता है? जब दिल जुड़ जाता है तो दिमाग अपने आप फोकस और ऊर्जा का रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। वो क्या? भले ही आपके पास कितना भी मजबूत इमोशनल कारण हो, आप कितनी भी गहरी प्रेरणा से भरे हों, आप बिना रुके एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। और यही हमारा 8वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दिमाग को ब्रेक की जरूरत है। ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। आज के हसल कल्चर में ब्रेक लेने को एक अपराध की तरह देखा जाता है। अगर मैं अपनी डेस्क से उठकर 10 मिनट बाहर बालकनी में खड़ा हो जाऊं और कुछ ना करूं तो तुरंत एक गिल्ट महसूस होने लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, मैं पीछे छूट रहा हूं। हाँ, लगातार काम करते रहना ही सफलता की निशानी मान लिया गया है। लेकिन ये धारणा विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ है। इंसान के दिमाग के अंदर एक प्राकृतिक घड़ी होती है जिसे अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम? हाँ, ये चक्र लगभग 90 से 120 मिनट का होता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग अधिकतम 90 से 120 मिनट तक ही पूरी पीक परफॉर्मेंस के साथ फोकस कर सकता है। उसके बाद एक दीवार आ जाती है। और वो दीवार कैसी महसूस होती है? वो ऐसी होती है कि आप स्क्रीन देख तो रहे हैं लेकिन कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा है। आंखें भारी होने लगती हैं। अचानक से फोन उठाकर बिना वजह स्क्रॉल करने का मन करता है। बिल्कुल। और लोग इस सिग्नल को इग्नोर करके खुद को जबरदस्ती और काम करने के लिए पुश करते हैं। जबकि उस वक्त दिमाग चिल्लाकर कह रहा होता है कि उसे एक रीसेट चाहिए। अगर उस वक्त 5 या 10 मिनट का एक बिना गिल्ट वाला ब्रेक ले लिया जाए, जिसमें आप स्क्रीन नहीं देख रहे, बस आंखें बंद करके बैठे हैं या गहरी सांसें ले रहे हैं। हाँ, तो ये कोई कमजोरी नहीं है। ये एक रेस के बीच में कार को पिट स्टॉप पर ले जाने जैसा है, ताकि वो अगले राउंड में 2 गुनी स्पीड से दौड़ सके। कभी-कभी कुछ ना करना ही दिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम होता है। एकदम सही। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटे, तो ये जो 8 ब्रेन रूल्स हैं, चाहे वो नींद को रीसेट बटन मानना हो, पसीना बहाकर न्यूरॉन्स को बदलना हो, लेजर की तरह एक काम पर फोकस करना हो, स्ट्रेस को शरीर का सिग्नल मानना हो, पक्की सड़क बनाने के लिए विचारों को दोहराना हो, बोरिंग टेक्स्ट की जगह विजुअल्स का इस्तेमाल करना हो, अपने काम के पीछे एक इमोशनल क्यों खोजना हो, या फिर हर 90 मिनट बाद एक गिल्ट फ्री ब्रेक लेना हो, ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। ये वो खामोश और साइंटिफिक हथियार हैं जो साधारण को असाधारण बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो हर सुनने वाले को याद रखनी चाहिए कि सिर्फ ये चर्चा सुन लेने से या जानकारी इकट्ठी कर लेने से कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसे जिया नहीं जाता। इन नियमों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करना ही असली पावर है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूं जो इस स्रोत में नहीं है लेकिन आज की हमारी बातचीत से सीधा जुड़ता है। वो क्या है? 1 मिनट के लिए सोचिए। हमने अभी बात की कि इंसान का दिमाग पूरी तरह से आराम, गहरी भावनाओं, नींद और ब्रेक लेने के प्राकृतिक नियमों पर निर्भर करता है। इसके बिना हम क्रैश हो जाते हैं।
लेकिन आज हम जिस दुनिया में जा रहे हैं, वहां हमारा सीधा मुकाबला उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से होने वाला है। एक ऐसी मशीन जिसे ना तो कभी नींद चाहिए, ना काम के बीच में कोई ब्रेक चाहिए, और ना ही किसी काम को शुरू करने के लिए उसे इमोशनल मोटिवेशन की जरूरत है। ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो फिर इंसान की प्रोडक्टिविटी का भविष्य क्या होगा? क्या हमारी ये बायोलॉजिकल जरूरतें, ये नींद और ब्रेक की मांग, भविष्य में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगी? या फिर क्या यही मानवीय भावनाएं, ये आराम करके फिर से क्रिएटिव होने की क्षमता और ये प्राकृतिक रिदम ही वो जादुई चीजें होंगी जो हमें मशीनों से हमेशा एक कदम आगे रखेंगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले गहरे विश्लेषण में।